बातें की थी एक बार दोबारा से थोड़ा सा शुरू करता हूँ और उसके बाद फिर हम आज का जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हमने जो बात की थी कि हम दुनिया के इतिहास को जानने को हम पीछे भी जा सकते हैं, पर करंट कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कम से कम हमें 20वीं सदी या 20th सेंचुरी 20वीं सदी का इतिहास जानना होगा। और ये एक इतिहास में एक चीज प्रॉब्लम होती है, जब 20वीं सदी लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है सन 1900 से लेके 1999। बहुत बार ये कंफ्यूजन हम लोगों को हो जाता है कि अगर 20वीं सदी है तो 2000 से आगे है। ऐसा नहीं होता है, ये एक फैक्ट है, एक चीज है, गणित का चीज है, बेसिक चीज है। तो उसको आपको याद रखना चाहिए कि 20वीं सदी अगर बोल रहा है कोई तो सन 1900 से बात चल रही है। हमने कल चर्चा की थी सन 1900 से के बाद में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसे विश्व युद्ध प्रथम बोलते हैं। 1914 से लेके 1918 तक ये युद्ध चला था और इसका कारण, ये जो समय था वो समय साम्राज्यवाद का, यानी इंग्लिश में हम उसे एम्पेरियलिज्म बोलते हैं, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का समय था। जिस समय पर अधिकांश देश, दुनिया का जो हमारा जो वर्ल्ड मैप अगर हम देखेंगे तो अधिकांश देश कुछ थोड़े से देशों के गुलाम थे। दुनिया के ज़्यादातर देश किसी न किसी यूरोपियन देश के, ज़्यादातर यूरोपियन देशों के गुलाम थे। ये गुलामी डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट थी। डायरेक्ट गुलामी का मतलब कि प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्टली कोई शासन करता था। जैसे भारत का केस है, भारत पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, उनके खुद लोग थे, वो खुद शासन करते थे। और ये शासन इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे चाइना इसका एक उदाहरण है। अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष शासन में जो भी शक्ति थी वो शक्ति अपने पपेट रूलर्स को बैठाती थी। अपना जो भी पपेट को हिंदी में कठपुतली सरकार जिसको हम बोलते हैं, कठपुतली सरकार, आज के समय में एक टर्म यूज किया गया था, रिमोट पे चलने वाली सरकार। कठपुतली मतलब वो जैसा चलाना चाहे ऐसे आदमी को बिठाकर शासन चलाते खुद थे, परंतु आगे फ्रंट में कोई दूसरा व्यक्ति रहता था। ऐसा ये समय था 1900 का। और इस समय पर जो महत्वपूर्ण शक्तियां थीं वो था सबसे महत्वपूर्ण इंग्लैंड, इस पर महत्वपूर्ण शक्ति थी फ्रांस, नीदरलैंड, बाद में जर्मनी भी इसमें एक महत्वपूर्ण। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप का मतलब अगर रशिया को बाहर कर दिया जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर में जर्मनी सबसे बड़ा देश है। तो उस समय जर्मनी का वो नहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी बेसिकली एक शासन था, तो उसके अधीन ये कार्य करता था। जर्मन जो लोग थे तो वहाँ पर ये शासन चलता था। तो ये सन 1900 की जो शुरुआत हुई उस समय व्यवस्था ऐसी थी। इस समय पर युद्ध करना, वॉर, मतलब उसको वॉर करना को लेके कोई बुराई नहीं मानी जाती थी, अच्छी चीज मानते थे बुराई, वॉर। उस समय जो सबसे अच्छी नौकरी होती थी वो मिलिट्री जनरल्स और इनकी नौकरियां होती थी। मिलिट्री की नौकरी सबसे अच्छी नौकरियों में गिनी जाती थी, क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट था, पावर थी, और युद्ध लड़ना डायरेक्टली राजा के संपर्क में रहता था। तो इस समय युद्ध लड़ना, सन 1900 में युद्ध लड़ना एक जरूरी चीज थी और इसमें कोई बुराई नहीं मानी जाती थी। कोई देश किसी को हरा के उसको गुलाम बना ले, उस पर कब्जा कर ले,
ये ऐसी सोच थी। शायद आज के समय में कोई किसी पर हमला करे तो बाकी लोग इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, पर उस समय ये सोच नहीं थी। उस समय युद्ध को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता था। तो ऐसे समय में हमारा ये वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक चला। इस विश्व युद्ध में काफी जो है नुकसान हुआ, लोग मारे गए, पैसों का नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ। और इस विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। वर्साई नाम के शहर, फ्रांस के वर्साई शहर में, वर्साई नाम की जगह पर एक संधि हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साई बोलते हैं 1919 में। और क्योंकि इसमें जो जीते हुए देश थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस, हारा हुआ जर्मनी था। तो इस पर काफी सारी जो है ऐसी चीजें थोपी गई जो वहां के लोगों के लिए भी अपमानजनक थी, देश के लिए अपमानजनक थी। तो ऐसी कई संधियां जर्मनी पर थोपी गई और हारे हुए अन्य देशों पर थोपी गई। इस हारे हुए देश में एक ऑटोमन एम्पायर भी था। ऑटोमन एम्पायर, तुर्की के अंदर जो एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका हमारे भारत पर भी असर पड़ा। कैसे असर पड़ा था, अगर किसी की जानकारी में होगा? कोई है ऐसा जिसको पता हो? सर आई हमारे एम नॉट देश, श्योर, बट मे बी खिलाफत आंदोलन जो था जी, उससे रिलेटेड है कुछ। खिलाफत आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ 19 में या 20 में, 19-20 में जब भी शुरू हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन, ये जब खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ, उसमें ऑटोमन एम्पायर, जो तुर्की का एम्पायर था, उस पर ऐसी शर्मनाक ऐसी शर्तें थोपना सभी लोगों के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ा अपमानजनक था। क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने का, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर लीजिए। मुस्लिम दुनिया पर ऑटोमन एम्पायर उसको अपना रिलीजियस लीडर मानता था, तो उस पर कई वो थोपे गए। इसके कारण ये भारत देश के अंदर में ये खिलाफत आंदोलन हुआ। तो ऐसा कुछ था। वर्ल्ड वॉर वन ने, ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बीज बो दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। यही उसने खुद ही शुरू कर दिया था। जब ये खत्म हुआ और ये ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी, अगर ये मतलब थोड़ी सी इक्वल उस पर होती, सम्मानजनक ट्रीटी होती, तब शायद विश्व युद्ध टाला जा सकता था या पीछे किया जा सकता था। परंतु ये समय भी ये था, इस समय को भी समझने की जरूरत है। इस समय पर एक देश दूसरे देश को हरा देना, ये उसके लिए बड़े गर्व की बात थी। और इस समय का दौर जो है नेशनलिज्म या अल्ट्रा नेशनलिज्म का दौर था। मैंने आप लोगों को एक काम दिया था नेशन स्टेट को पढ़ने का। किसी ने पढ़ा नेशन स्टेट क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट? व्हाट इज नेशन स्टेट? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए। ध्यान रखें, जो काम दिया जाए उसे सीरियसली लें, ठीक है? आप कोचिंग को, क्लासेस को, अपने आप को सीरियसली ले लो, ठीक है? सीरियसली लेना अपने आप को बहुत जरूरी है। हाँ जी, बोलिए। सर 4 चीजें होती है नेशन स्टेट में। एक तो बाउंड्री है, संप्रभुता है, और उसकी खुद की सेना। ये सब 4 चीजें मिलकर एक नेशन स्टेट बनाती हैं। अगर मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं, आज हम बोलते हैं भारत। भारत हमारा देश है।
हम सभी ज्यादातर नागरिक, कुछ को अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं कि भारत हमारा देश है। परंतु अगर मैं बात करूं 1700 से या इससे थोड़ा पीछे, या भारत में तो ये बहुत लेट आया है, पर अगर 1857 की भी बात करता हूं मैं, अगर इस समय 1857 में आप बोलेंगे भारत हमारा देश है, क्या ये बात कोई महत्व रखती है? किसी को ये बात शायद समझ भी ना आए। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 150 साल के ऊपर की बात है। अगर उस समय आप बोलते ना कि भारत मेरा देश, तो देश, राष्ट्र, ये कंसेप्ट तब तक पैदा नहीं हुए थे, अब तक भी पैदा नहीं हुए थे। ये दोनों कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नया एक कॉन्सेप्ट है जो शायद यूरोप में 200-250 साल पहले पैदा हुआ है, भारत में तो और लेट आया है। तो ये जो देश का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसमें सभी नागरिक अपने आप को उसको बिलोंग करते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारा, ये जो टेरिटरी है, एक नक्शा हमें दिखाया जाता है, उस नक्शे को लेके हम होते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारा देश है, दिस इज माय कंट्री, आई एम सिटीजन ऑफ दिस country and welfare of this territory, welfare and development of this territory is one of my responsibility, ये मेरा जिम्मेदारी है। भारत में थोड़ा सा कम हम ऐसा महसूस करते हैं, परंतु नेशन स्टेट के कंसेप्ट में हम अपने आप को उसका हिस्सा मानते हैं उस जगह का, और ये सोचते हैं कि ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ये जो सोशल पीपल है, जो लोग हैं, ये आबादी है, हम सब कॉमन है, हम सब एक हैं और हम सबका हित एक है, हमारे इंटरेस्ट एक है, तो हम सब कलेक्टिवली अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जबकि अगर 1857 में बात की जाए तो ऐसा नहीं था। जयपुर का अपना एक राजा होगा, जोधपुर का अपना राजा होगा, हर छोटे छोटे जगह, अवध का राजा अलग, बंगाल का राजा अलग, बंगाल के लोग अपने आप को बंगाल का हिस्सा मानते, और उस समय ये जो कॉमननेस है ये डेवलप भी नहीं थी। आम आदमी अपने आप को पॉलिटिक्स से नहीं एसोसिएट करता था, जैसे आज हम पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहते हैं, ये भी एक बुराई है। परंतु उस समय लोग, सामान्य आदमी पॉलिटिक्स से ज़्यादा वो नहीं रहता था, कौन राजा है बस यहाँ तक सीमित रखता था। एक राजा आता था, दूसरा चला जाता था, कभी राजा आ जाता था, कभी नवाब आ जाता था, वो इन चीज़ों से दूर रहता था। आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम बहुत ज़्यादा, मतलब होना चाहिए हमें हिस्सा, परंतु कभी कभी मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा, हम जरूरत से ज़्यादा, हर व्यक्ति राजतंत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप व्हाट्सएप पर देखेंगे तो ज़्यादातर डिस्कशन पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, इस पक्ष का या उस पक्ष का। हमारा जो डिस्कशन है वो सोशल डिस्कशन नहीं होगा, हमारा डिस्कशन इकोनॉमिक और एजुकेशनल नहीं होता, हमारा केवल एक दूसरे के, और वो क्योंकि ड्रिवन है, ये जो डिस्कशन है ये ड्रिवन है, हर पॉलिटिकल पक्ष अपने फायदे के अनुसार उन चर्चाओं को चलाता है। तो ऐसे में वो हमारे लिए कोई विशेष लाभ नहीं करता। परंतु एक समय, बहुत दूर का समय नहीं है, 100-150 साल पहले तक लोग इन चीज़ों से अलग थे, वो इनमें नहीं पढ़ते थे, आपस में राजा लड़ते रहते थे, उनकी फौजें लड़ती रहती थी, कोई जीत जाता था, लोग कॉमन मैन उसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि कौन राजा है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कॉमन आदमी उससे सरोकार नहीं रखता था। परंतु ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यूरोप से शुरू हुआ, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसमें लोग एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी को, एक पॉपुलेशन को कॉमन इंटरेस्ट में देखने लगे कि ये जो जगह है ये हम सब की है, ये जो लोग हैं ये देश है, देश का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, लोगों ने देश के लिए काम करना शुरू किया। ये जो नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, इस राष्ट्रवाद ने एक और लेवल पे ले गया, उसमें हम कह सकते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, अति राष्ट्रवाद।
तब हर देश ने कहा भाई मेरे देश का फायदा होना चाहिए, दूसरे देश का क्या हो मुझे उससे कोई दिक्कत वो नहीं है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, तो आप अपने इतने ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में अति से ज्यादा पड़ गए। और इस अल्ट्रा नेशनलिज्म का एक कारण था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो हमने कल पढ़ा था कि 1919 से लेके, हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस बात को समझ ले, इस इतिहास को समझ ले, बहुत जरूरी इतिहास है ये। ना केवल हमें इंटरनेशनल में, हमारे करंट अफेयर में, हमारे हिस्ट्री भी जब पढ़ेंगे तब भी हमारे को ये काम आएगा, क्योंकि भारत का इतिहास दुनिया के इतिहास से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो ऐसे इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ लें। इकोनॉमी में भी ये काम करता है। ठीक है, हम हर क्षेत्र में ये इतिहास काम करेगा। 1919 से लेकर 1939 तक का जो दौर था, ये पीस का, रिलेटिव पीस का दौर था, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, परंतु इस समय भी कई घटनाएं हुई जिनकी मैंने कल चर्चा की थी। पहली एक महत्वपूर्ण घटना थी कम्युनिज्म या साम्यवाद की शुरुआत, साम्यवाद और समाजवाद की स्थापना, समाजवादी सोच की बातें होने लगी। आज जितनी हम बातें करते हैं, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन, सरकार को पैसा खर्चा करना चाहिए, ये सब बातें इसकी देन है, समाजवाद की देन है। ये समाजवादी सोच जो यूरोप से शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैली, इसकी देन है। पहले जो शासन था वो ये नहीं कहता था कि हमारी क्या जिम्मेदारी, हर आदमी अपना अपना काम करे, सरकार का कोई काम नहीं है ये, आप अगर भूखे मर रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस का बहुत फेमस एपिसोड है, वो सभी ने सुना होगा, जब वहाँ भयंकर भुखमरी बन पड़ी तो वहाँ की रानी के पास लोग गए और उन्होंने उसको बोला कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, वहाँ लोग ब्रेड खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों के पास ब्रेड नहीं है, तो उसने कहा तो ब्रेड क्यों खाते हैं, केक खाएं। मतलब इतना हल्के तरीके से, क्योंकि उस समय ब्रेड की शॉर्टेज थी, खाने को लोगों को नहीं मिल रहा था। तो उस समय रानी, तो इस समय का जो शासन था, जो मोनार्कियल सिस्टम था अधिकतर जगह, या ओवरऑल शासन की पद्धति, वो पीपल वेलफेयर से जुड़ी नहीं थी, पीपल वेलफेयर कोई प्रायोरिटी नहीं था। परंतु इस आंदोलन ने, इस समाजवादी सोच जो डेवलप हुई, इसने, और खासतौर में इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और ये आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने की भी जरूरत है कि क्यों हम लगातार देख रहे हैं अधिकार सीमित होते जा रहे हैं, मजदूरों के अधिकार सीमित हो रहे हैं, नौकरियां कम हो रही हैं। ये जो क्यों थी एक समय पर बहुत सारी नौकरी, उसका कारण था ये समाजवादी सोच। जब ये सोच लोगों के भीतर थी, जब राजनेता और जो लोग थे, राजनीति से भी जुड़े हुए लोग थे, आंदोलन करने वाले लोग थे, तो वो बड़े स्तर पर समाजवादी सोच को, भगत सिंह, हम भगत सिंह को बहुत गर्व से बात करते हैं। भगत सिंह वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर, जो इन्होंने वो बनाई थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, तो यहाँ सोशलिज्म की बात करते थे हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया में, नॉट इंडिया, हर जगह। ठीक है, तो इसी के कारण जो है ये ना केवल रशिया में बल्कि हर देश में, हर देश के अंदर, क्योंकि मजदूर जहाँ भी थे वहाँ ये सोच फैली, वहाँ ये सोच बड़े स्तर पर फैली, और इस समाजवादी सोच ने आने वाले समय को निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अब तक वो भूमिका निभाई। और यहाँ भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर इतिहास को, और बाद में धीरे धीरे ये समाजवादी सोच सन 1980-90 के दशक के बाद से लगातार कमजोर होती गई, और जब ये सोच कमजोर होती गई तैसे तैसे चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही हैं आम जन के लिए। तो ये समाजवादी सोच आई। समाजवादी सोच के अलावा साथ साथ इस समय पर एक महत्वपूर्ण घटना थी ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, पूरी दुनिया आर्थिक डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदी, आर्थिक मंदी के दौर में चली गई। ना केवल एक देश, पूरी दुनिया इसमें गई सन 1929 से लेके। इसने भी लोगों की समस्याएं बढ़ाई और इसने भी वर्ल्ड वॉर 2 को आगे बढ़ाने में वो किया।
और एक और सोच इस समय पर आगे बढ़ रही थी, वो थी पूंजीवादी सोच। और ये पूंजीवादी सोच चुपचाप एक देश में काम आगे बढ़े जा रही थी, और वो देश था यूएसए, जिसको आज हम अमेरिका बोलते हैं। ये देश बिना इस पॉलिटिक्स में शामिल हुए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई वो शामिल नहीं होता था। यूरोप के देश अपना कुछ कुछ करते रहते थे, ये देश अमेरिका अपने आप चुपचाप अपने डेवलपमेंट के लिए अपने तरह तरह इसने गाड़ियाँ बनानी शुरू की, इसने हथियार बनाने शुरू किए, हर कुछ बनाना शुरू किया, और यहाँ पर पूंजीवाद की जो स्थापना हुई, उस पूंजीवादी सोच को इसने स्थापित किया यूएसए, अमेरिका ने। तो ये हमारा 39 तक का इतिहास है। सन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें एक जर्मनी बहुत बड़ा कारण था, पर खाली वो कारण नहीं है, पूरी दुनिया की जो परिस्थिति है वो भी उसका कारण है। जर्मनी को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, हिटलर को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, वो एक कारण था। और जब हिटलर को रोका इसलिए नहीं क्योंकि उनको ऐसा लगता था उस समय जो पूंजीवादी तंत्र था, उसको ऐसा लगता था कि अगर समाजवाद को रोकना है, सोशलिज्म को रोकना है, क्योंकि जो पूंजीवादी तबका था वो समाजवादी सोच से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर समाजवादी सोच को हटाना है तो उसके लिए हिटलर बड़े काम की चीज़ है। ये हिटलर की जो डिक्टेटरशिप है, नाजीज्म है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था समाजवाद से। तो जो हिटलर की ये सोच है, ये हमें समाजवादी जो ये आंदोलन बढ़ रहा है हर देश में, हर देश के राजा को, हर देश के एस्टेब्लिशमेंट को मजदूर आंदोलनों से डर लगता था, तो उन्होंने सोचा कि हिटलर हमारे काम का वो है, इसलिए उसको अलाउ किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स में नहीं जाएंगे। 1945 में ये खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ ही मतलब इसमें एक तो भयंकर तबाही मची। मैंने कल भी बोला था, मतलब जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, शायद इससे भी ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। शहर कई मतलब ऑलमोस्ट यूरोप पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया। आप एक तरह से मान लें, हर शहर पूरी तरीके से, जितने बॉम्बार्डिंग हुई युद्ध के कारण, हर शहर तबाह हो गया, इकोनॉमी तबाह हो गई, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो गई। जो शक्तियां थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया तो खैर छोड़ दे, यूएसएसआर बन गया था, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये सभी जो पहले की पुराने समय की बड़ी बड़ी शक्तियां थी, जर्मनी, ये जितनी भी देश थे जो वर्ल्ड वॉर शुरू होने के समय तक बड़ी शक्ति रखते थे, वो सभी देश बिल्कुल तबाह हो गए, हर तरह से तबाह हुए, और वहाँ के लोगों में भयंकर तरीके का विरोध भी शुरू हुआ, युद्ध के खिलाफ नफरत। ठीक है, विश्व युद्ध ने हमें एक बहुत अच्छी चीज दी है कि लोगों को, आम जन को शांति का महत्व समझ आया। हमें ये एहसास हुआ कि भाई शांति क्यों जरूरी है। हमें युद्ध को कोई फन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। पहले के लोग थोड़ा सा मजे के तौर पर देखते थे, युद्ध होगा, हमारा देश जीत जाएगा, पर चाहे कोई जीता चाहे हारा, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोग जीते हुए देश थे, उसके बावजूद लोगों को ये बुद्धि आई कि भाई शांति बहुत जरूरी है, बिना पीस के हमारा काम नहीं चलेगा, शांति बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हमें अपने जीवन को स्टेबलाइज करने, और ये युद्ध के प्रति एक गहरी नफरत लोगों में, व्यवस्था के अंदर पैदा हुई। और इसका एक और आखिरी चीज है कि इस समय एटम बम की स्थापना हो गई। एटम बम इस समय पर बना लिया गया, जो कि एक खतरनाक बम था। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये बम, एक बम पूरे के पूरे शहर को खत्म करने की काबिलियत रखता था। तो ऐसा बम बना दिया गया 1945 तक। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये एटम बम बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है। तो इस विश्व युद्ध ने क्या क्या चीजें पैदा की? दूसरे विश्व युद्ध ने सबसे क्या पैदा किया? सबसे पहला तो आप, मुझे लगता है मेरे विचार से, इंपेरियलिज्म और कॉलोनलिज्म का खात्मा किया इसने। ये विश्व युद्ध ना होता तो इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म खत्म नहीं होता।
इंग्लैंड, फ्रांस, ये देश मतलब एक तो कमजोर हो गए और इनके अंदर इतना ज्यादा विरोध लोगों का पैदा हो गया कि ये इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म हमें क्या दे रहा है, सिर्फ जो है झगड़ा, लड़ाई और मौत दे रहा है। तो हमें किसी देश पे शासन नहीं करना है। और यही कारण है कि धीरे धीरे इन्होंने दुनिया के, इनके पास जितनी कॉलोनीज थे धीरे धीरे आजाद करने शुरू कर दिए। 1945 से लेके 1960 तक, अगले 10 सालों में मतलब एशिया लगभग अगले 5 सालों में एशिया के सारे देश आजाद होने लग गए। इन्होंने ये पीछे हट गए, एशिया के जितने कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ये आज़ाद हो गए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1949 में चाइना अपने आप को आज़ाद कहता है। धीरे धीरे सारे देश आज़ाद हो गए। उन्होंने जो जो उनके गुलाम टेरिटरी थी वो छोड़ दी। पुर्तगाल के पास इंडिया में गोवा था, उसने बाद में वो भी उसके हाथ से चला गया। तो धीरे धीरे ये जो इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म था ये खत्म हो गए और आज़ादी का दौर शुरू हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण तो मेरे समझ से विश्व युद्ध का जो रिजल्ट रहा, आउटकम रहा, वो ये रहा कि इसने इन देशों को एक तो कमजोर कर दिया और लोगों के भीतर जो है इस सोच के प्रति, इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की सोच से उनको, जैसे कहते हैं, उनको वो झिक गए, पेट भर गया, उनको लग गया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई गुलाम देश, हमें ऐसे ही बढ़िया है। तो एक तो इसने ये काम किया, बहुत महत्वपूर्ण काम किया। दूसरी महत्वपूर्ण काम ये था कि यूरोप में जो भयंकर तबाही हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी, दोबारा से बनाने की जरूरत थी, शहरों को और इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने की जरूरत थी। और तीसरा, ये एटम बम ने आगे इतिहास को तय किया कि एटम बम ने दुनिया में एक दौड़, एक लड़ाई शुरू कर दी। तो उस लड़ाई के आगे हम आगे आते हैं। यहाँ तक हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। इससे आगे अगर बढ़े तो आने वाला समय क्या था। तो इस समय पर अगर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन और दुनिया के रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया गया, जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, IMF, उसकी स्थापना इस दौर में, इस विश्व युद्ध के समय पर हो चुकी थी। IBRD एक इम्पॉर्टेंट, हमने शायद पढ़ा होगा, आपने नाम पढ़ा हो, IBRD की स्थापना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन करने और डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया था। किस चीज का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो चीज किसी कारण से दोबारा से किसी को बनाना। तो रिकंस्ट्रक्ट किसको करना था? रिकंस्ट्रक्शन करना था उन शहरों का, उस यूरोप का जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, उसको रिकंस्ट्रक्शन, दुनिया के उन सभी देशों को जो खत्म हो रहे थे, डेवलप करना इकोनॉमी को। तो ये काम रिकंस्ट्रक्शन का शुरू हुआ पूरी दुनिया में। दूसरा काम जो मैंने कहा, फ्रीडम का जो दौर शुरू हुआ इसके बाद 1945 के बाद। तो 1945 के बाद धीरे धीरे करके सभी देश आजाद होने लगे। अगला काम पीस का, शांति का, कि भाई हमें किसी भी कीमत पर लड़ाई नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। तो ये पीस की डिमांड और सिक्योरिटी की डिमांड ने क्या पैदा किया? यूनाइटेड नेशन को पैदा किया। अभी जो उसको हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि अगर हम दोबारा लड़े, अगर हमने ये करने की कोशिश की, तो अभी तो 5 ही करोड़ लोग मरे हैं, शायद कि शायद उस समय आबादी 2 बिलियन, 1-2 बिलियन, 1-1.5-2 बिलियन के आसपास होगी। तो अगले विश्व युद्ध में सारी की सारी आबादी खत्म हो जाएगी। अगर विश्व युद्ध 3 होगा तो कोई नहीं बचेगा उस युद्ध के बेनिफिट को लेने के लिए। ये अकल हर चीज को आई, दोनों पक्षों को आई, लड़ने वाले, जीतने वाले और हारने वाले को। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। और दूसरा, पीस का दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी समझा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ये नहीं कुछ लोग अगर विकसित हो जाएंगे, हम अपने देश में एक पॉपुलेशन है जो बहुत बढ़िया ठाट से रहती है, गाड़ी में घूमती है, बढ़िया घर है, 10-20-50 नौकर हैं, अगर उनका विकास केवल हो जाएगा और बाकी जनता, जो मेजॉरिटी जनता है,
वो परेशान होकर घूमेगी, तो ऐसे विकास से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा विकास हमें क्या देगा? हमें क्राइम्स देगा, हिंसा देगा, वायलेंस क्रिएट करेगा ऐसा विकास। ये बात लोगों को समझ आ गई थी। तो ये बात जो है ये भी समझ आई लोगों को कि पीस की एक बड़ी आवश्यकता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर सभी इंसानों का बराबर विकास नहीं होगा, अगर इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी, तो हम लोग जो है परमानेंट पीस नहीं ला सकते। परमानेंट पीस के लिए इनइक्वालिटी को खत्म होना जरूरी है। हम टेम्परेरीली लोगों को धमका के, पुलिस से डरा के, फौज से डरा के चुप कर सकते हैं, पर दैट वुड बी अ impermanent peace. If we are looking for a permanent peace, then we must end this inequality. We must have human development, and all-round human development, not mind development. ऐसा नहीं कि मेरा विकास हो जाए, मैं IAS बन जाऊं और बाकी दुनिया जो है नौकर बनी रहे, मेरी सेवादार बनी रहे। अगर ऐसा देश हम बनाएंगे तो उसमें हिंसा होगी। मैं कितना भी अच्छा, अगर मेरे को अपने लिए परमानेंट पीस चाहिए, मैं ये सोचूं मैं बहुत पैसे वाला इंसान बन जाऊं, 10-20-50 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लूं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ले लूं, बहुत बढ़िया मकान बना लूं और नौकरों की फौज खड़ी कर लूं, तो ठीक है, मैं कर सकता हूं। और बाकी लोगों को डराऊं कि देखो मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, मेरे पास बड़े सारे कारिंदे हैं, तो अब मैं ऐसा कर सकता हूं। परंतु ये जो पीस, ये जो मेरा जो डेवलपमेंट तो खैर नहीं है, ये जो कुछ भी है, ये क्या पैदा करेगा? ये नफरत पैदा करेगा। हो सकता है वो कारिंदे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो उस समय जी सर करते रहे, पर पीछे से जाके मौका देखें कि कब मौका मिले और इनको मैं खत्म करूं। जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी और जो लोग और देख रहे हैं वो भी देखेंगे, यार कब ये बहुत आगे बढ़ रहा है, ये बहुत जो है हीरो बनता है, इसको सेट करना पड़ेगा। तो हर कोई उसके मौके की तलाश में होगा, और जब वो मौका मिलेगा वो खत्म हो जाएगा। अगर हमारे बीच में मेजॉरिटी आबादी इनइक्वल रहेगी, गैर बराबर रहेगी, गैर बराबरी में रहेगी, मेरे पास खाने के लिए पिज्जा है, जो मैं कहानी सुना रहा था कि वो के ब्रेड क्यों खाते हैं, केक क्यों नहीं खाते। ठीक है, अगर मैं ये अप्रोच रखूंगा, ये सोच होगी कि भाई मेरे पास तो खाने को कुछ भी है, बहुत कुछ है, और मेजॉरिटी जनता, आम जनता 90%, 95% जनता, हमारे पास करोड़ों रुपया है और बाकी लोगों के पास खाने को भी रोटी नहीं है, तो ऐसी जो दुनिया क्रिएट होगी, ये दुनिया क्या होगी? ये दुनिया वायलेंस से भरी होगी, हिंसा से भरी रहेगी, और इस हिंसा में कभी ना कभी मेरा भी नंबर आ सकता है। ये जो आदमी अपने आप को, अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत रिसोर्सफुल हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये वहम है, ये वहम है। और यही वहम टूटा वर्ल्ड वॉर 2 में इन सभी देशों का। इन सबको वहम था, ये जितने इंग्लैंड, फ्रांस और जितने बड़े बड़े देश हैं, कि हम तो बहुत पावरफुल है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ये हालात पैदा हुए तब इनको जमीन दिखाई दी कि जमीन कैसी है, तो इनका ये वहम टूटा। ये वहम कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये कोई नहीं बता सकता, पर ये वहम बहुत खतरनाक है। हमें इनइक्वल सोसाइटी को नहीं बनने देना है, ये हमारा एक कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप सर्वांगीण विकास, हर व्यक्ति का विकास नहीं सोचेंगे तो हम खतरनाक उसमें जाएंगे। तो ये चीज हमने अगली यहाँ पर सीखी 1945 के बाद कि भाई बराबरी होनी चाहिए, आज़ादी लोगों की होनी चाहिए, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अनिवार्य है पीस के लिए, ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी कोई चैरिटी नहीं है, भीख नहीं दे रहे हम, ये हमारे खुद के हित में है कि हम इसे करें। तो ये एक चीज यहाँ रियलाइज हुई। इसके बाद एक चीज रियलाइज हुई कि हमें परमानेंट पीस के लिए कुछ और चीज भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ इस समय एक खतरनाक चीज ये बन गई थी। तो 1945 के बाद कुछ साल तो चीजें चली, उसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ। कोल्ड वॉर का जो एरा था, कोल्ड वॉर क्या था, क्यों था, इसका कारण हमने जब देखा कि जब विश्व युद्ध से पहले या विश्व युद्ध 1945 तक
दो महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने बताई थी, अगर आपको ध्यान रही हो तो। एक तरफ कैपिटलिज्म का विकास हुआ, दूसरी तरफ कम्युनिज्म का, समाजवाद का विकास हुआ। ठीक है, इधर पूंजीवाद और इधर साम्यवाद। सर साम्यवाद और समाजवाद और क्या कहते हैं मार्क्सवाद, तीनों एक ही है क्या? नहीं, तीनों एक नहीं होते हैं, तीनों अलग होते हैं। आज की क्लास में आप चाहोगे कि मैं उस पर चर्चा करूं? लंबी चर्चा नहीं हो सर, जाएगी। जैसा आपको अच्छा लगे। नहीं, किसी जैसा और आपको दिन कंटिन्यू करते हैं। सारी चीजें एक दिन समझेंगे ना तो नहीं हो पाएंगी, किसी और दिन ये आते रहेंगे। ठीक है, मैं कर बताऊंगा आपको किसी दिन, पर आज नहीं। जी सर, नेक्स्ट टाइम। सर आज आपका चैट वाला नहीं दिख रहा, अटेंडेंस लगानी थी इसमें ऑप्शन। कोई बात नहीं बेटा, आप क्लास में हो यही बहुत है। ठीक है, क्लास में रहो। ओके। ठीक है, मेरी एक ही, मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूँ, देखो मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, आपसे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं। एक ही चीज की अपेक्षा है कि आप सिंसियर बनो। जो मैं कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, बिल्कुल है, पर एक इनइक्वालिटी का पक्ष हमारी तरफ भी है। जिसे कहते हैं ना, हम दूसरे की तरफ जब उंगली उठाते हैं तो कुछ उंगली हमारी तरफ भी उठती है। दुनिया में बहुत कमी है, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ गलत है, बहुत कुछ गलत होता है, परंतु इस गलती का कुछ हिस्सा हमारे ऊपर भी आता है। हम ये सोचें कि नहीं हम गरीब हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी परिस्थिति हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनके लिए कुछ और लोग जिम्मेदार हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी हम खुद, और उसमें से मैं मानता हूँ सिंसियरिटी एक बड़ी चीज, एफर्ट एक बड़ी चीज है। अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिएगा, किसी का माइक्रोफोन ऑन। तो अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है, आप अपने लिए सिंसियर हैं, अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, इनइक्वालिटी के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, गरीबी के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, गैर बराबरी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि कोई दूसरा आएगा, कोई नेता आएगा, मैं भगवान नहीं मानता हूं तो प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानना, कि कोई शक्ति आएगी और वो मेरे को इस गरीबी से बाहर निकालेगी, कोई शक्ति नहीं आएगी, कोई नेता नहीं आएगा, कोई ऑफिसर नहीं आएगा। अगर आप इस गलत फहमी को पाले बैठे हैं तो इसको जितना जल्दी दूर कर दें उतना अच्छा है। अपने आप को खुद निकालना होगा, आपको इस चक्र से, इनइक्वालिटी, गरीबी, पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्स एक चक्र है, ये एक ट्रैप है, एक बड़ा ट्रैप है, पर इस ट्रैप से आपको खुद निकालना होगा, और उस ट्रैप में निकलने के लिए बहुत जरूरी है सिंसियरिटी, आपका एफर्ट। अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हो तो आप कभी उस चक्र से बाहर नहीं निकलोगे। इसीलिए मैं हमेशा ये रोता रहता हूँ, यहाँ पर बोलता रहता हूँ कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, वह है सिंसियरिटी। तुम सिंसियर होगे और उसमें मेरा एक कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये पता है कि जो आदमी सिंसियर अपने लिए नहीं है, जो खुद कुछ एफर्ट नहीं करना, उसके लिए मैं कोई एफर्ट कर ही नहीं सकता। घोड़े को पानी के पास ले तो जाया जा सकता है, हम घोड़े को जबरदस्ती ले जा सकते हैं, किसी बच्चे को कोचिंग में एडमिशन तो दिला सकते हैं, जबरदस्ती बैठा ले, परंतु उसको पानी नहीं पिला सकते घोड़े को। वो पीना चाहेगा तो पिएगा, नहीं पीना चाहेगा तो नहीं पिएगा। ऐसे ही कोचिंग का है, अब मैं बच्चे पकड़ तो लाऊं, पर वो अगर खुद नहीं पढ़ना चाहता मैं नहीं पढ़ा सकता, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि देखो सिंसियरिटी, और मैं बस यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि सिंसियर बनो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ जी बोले। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैंने शेयर किया हुआ है, बाकी लोग कंफर्म करेंगे। यस सर, हाँ सर, वर्ड मैप मैंने खोला है कि वर्ड मैप में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो 1950 की दुनिया कैसी थी, जब सन 1945 या 50 का ये जो समय था, 1945 और 50 के बीच में दुनिया कैसी हो गई। हमने बात करी थी, मैंने कुछ शब्द कॉइन करे थे, कम्युनिज्म, साम्यवाद, और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये और समाजवाद एक होते हैं, ये दोनों एक नहीं होते हैं। ठीक है, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म आर नॉट, दे आर ओवरलैपिंग, बहुत सारी चीजें कॉमन है पर सब कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एक धड़ा था जो कम्युनिज्म का, और एक धड़ा था कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। तो ये जो देश, जो मैंने जिसकी कहानी सुनाई थी कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट
ठीक है, जिसमें अमेरिका मेन की होल्डर था। यहाँ से पूंजीवाद का एक बड़ा विकास हुआ और इस देश ने, आपको ध्यान रहना चाहिए, अमेरिका वाज आल्सो अ स्लेव कंट्री, गुलाम देश था। ठीक है, ये भी एक गुलाम देश था इंग्लैंड का। ये पूरा कॉन्टिनेंट गुलाम था अंग्रेजों का, इंग्लैंड का। तो ये जो गुलाम देश था पहले, ये आजाद बहुत पहले हो गया था, ये दूसरी बात है। इस देश ने अपने आप को यहाँ पर, यहाँ के लोगों ने पूंजीवाद की तरफ विकास करना शुरू किया और अच्छी आर्थिक तरक्की कर ली। तो ये एक पूंजीवादी देश बन गया। और जो वेस्ट के कंट्री थे, जो रिचर कंट्री थे यूरोप के, यहाँ तक लाइन खींच देता हूँ, दिस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लस वेस्टर्न यूरोप, ये ऐसे देश थे जहां पर कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का प्रभाव था। पूंजीवाद यहाँ बहुत गहरा बसा हुआ था इन दोनों जगह पर। तो ये लोग पूरी तरीके से पूंजीवाद के अंदर विश्वास रखते थे। पूंजीवाद और कम्युनिज्म क्या होता है, ये मैं कोशिश करूंगा इकोनॉमी में पढ़ाने की, अभी नहीं बताऊंगा, आप शब्द याद रखिएगा। पूंजीवाद की जो वैल्यू सिस्टम है वो अलग होती है और साम्यवाद की वैल्यू सिस्टम अलग होती है। 1917 में ये पूरा देश और ये सारे टेरिटरी मिलाकर इन लोगों ने एक चीज बनाई जिसका नाम है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स, ऐसा और समथिंग, कुछ भूल गया मैं, क्या था? सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। ठीक है, इनकी एक यूनियन, इनके ये यूनाइटेड, ये इन्होंने ये जो देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें ये सब देश शामिल भी थे। इस यूएसएसआर की अपनी समझ अलग थी, वो साम्यवाद की सोच रखता था, कम्युनिज्म की सोच। फिर यहाँ पर चाइना, शायद मंगोलिया भी था, ठीक है, जापान, इसमें पूंजीवाद है, ये याद रखना। जापान जो है इस लॉबी के साथ है, बहुत ज्योग्राफी की अलग, पर वो इस लॉबी के साथ रहा, वो यहाँ नहीं रहा। तो ये देश बन गया साम्यवादी देश, चाइना बन गया साम्यवादी देश। यहाँ जो ये वाला थाईलैंड और वियतनाम, इन देशों में भी इसका प्रभाव पड़ गया। यहाँ क्यूबा है, यहाँ पर क्यूबा है, ठीक है, यहाँ भी समाजवादी प्रभाव, कम्युनिज्म का प्रभाव, कम्युनिज्म का कंट्रोल रहा, मतलब अपने आप को कम्युनिस्ट क्लेम करते थे। तो ये 1945-50 के दशक की चीज है और ये सारे देश अब आजाद हो गए, ठीक है, और ये अपने अपने में मगन रहने लगे। इस समय एक और चीज है, वो छोटी परिघटना है कि ये जो देश है, मिडिल ईस्ट के देश, इन लोगों को एक बड़ा खजाना मिल गया। वो खजाना क्या था? पेट्रोलियम। क्योंकि इस समय पर गाड़ी, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन से चलने वाली गाड़ियां, ठीक है, ट्रक, बस, उन सब में एक स्पेशल इंजन लगता है, इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि पेट्रोलियम से, पेट्रोल या डीजल से चल सकता है। और उनके भंडार, बड़े भंडार यहाँ पे थे। तो इन देशों के पास आर्थिक एक संसाधन मिल गया और यहाँ पर एक रिलेटिव मोनार्कियल सिस्टम रहा, ठीक है। इराक में मोनार्की रही, सऊदी में अभी भी है, और भी कई देशों में मोनार्कियल सिस्टम कंटिन्यू करता रहा। मोनार्की मतलब राजतंत्र, जो पुराने समय का राजा वाला सिस्टम है। यूएई में, इन सब देशों में अभी भी राजा का सिस्टम है। हाँ, तो ऐसा जो है दुनिया हमारी बटी हुई थी। अब ये जो दो लॉबीज बन गई, दुनिया दो हिस्से में बट गई। दुनिया क्या थी? दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा था पूंजीवादी हिस्सा और एक हिस्सा था, मैंने जैसा मैप में दिखाया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। तो जिसे हम वेस्ट बोलते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज मीन्स पूंजीवादी देश। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, पूंजीवादी देश थे, और साम्यवादी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, इनके बीच में एक तो विचारधारा के स्तर पर झगड़ा शुरू हुआ और आपस में एक रेस, एक दूसरे पर हावी होने की एक दौड़ शुरू हुई। हर कोई एक दूसरे पर हावी होने के लिए कोशिश कर रहा था। जो पूंजीवादी लॉबी थी उसका लीडर बन गया यूएसए, और जो कम्युनिस्ट लॉबी थी उसका लीडर बन गया यूएसएसआर।
अब ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ 1949-50 से ऐसे हालात शुरू हो गए थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना, खतरनाक कंपटीशन, नॉट सिंपल कंपटीशन, खतरनाक कंपटीशन करना शुरू कर दिया। उस कंपटीशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हथियार बनाने शुरू किए। हथियार आम हथियार नहीं, बंदूक तो वाले नहीं, एटम बम्स, इनके विकास का काम शुरू कर दिया बड़े स्तर पर, हजारों की संख्या में। अब एक एटम बम बहुत छोटा, जो पहला मतलब जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम फेंके गए थे वो बहुत छोटे और बहुत प्रिमिटिव बम थे। बाद में जब ये विकास होने लगे तो एटम बम, हाइड्रोजन बम, इस कैटेगरी के बम बना लिए। मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, पर 10,000 से ज्यादा नंबर तो शायद 10,000 से ज्यादा बम तो यूएसएसआर के पास थे, और यूएसए के पास भी 7-8 हजार बम थे, अभी भी हैं शायद। मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट गणना नहीं है, पर एक अंदाजन अगर देखें तो 10,000 बम इसके पास और इतने बम इसके पास, और बाकी लोगों के पास भी जो थोड़े बहुत बम हों वो अलग। अब ये सोचो 10,000 बमों का इस्तेमाल, या तो 20,000 टोटल हो गए, इन 20,000 बमों का अगर इस्तेमाल किया जाए धरती पर तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। एक बम मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है। तो हम पूरी दुनिया को, जितना लैंड एरिया है उसको पूरा कई बार खत्म कर सकते थे। एक एस्टिमेट के हिसाब से 3-4 बार हम पूरी दुनिया को अगर इनका इस्तेमाल कर दें तो बॉम्बार्डिंग कर देंगे। तो ये हथियारों की दौड़ ने लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन दिया कि भाई इन हालातों में इतने इतने बम, इतने पावरफुल, पहले के इंसानों पर जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुए थे इतने पावरफुल बम नहीं होते थे, छोटे छोटे बम होते थे। उसने उसमें मार दिया तो चलो एक बिल्डिंग गिर गई, उसने कुछ और कर दिया, गोली मार दी, तोप चला दी, एक बिल्डिंग गिरा दिया। 10-20 मीटर का, आज नॉर्मल बम जो होते हैं 10-20-25 मीटर पर अटैक वो कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, परंतु एटम बम किलोमीटर्स में अटैक करता है, 25-30 किलोमीटर को एक बार में तबाह कर सकता है। तो ऐसे बम बने। इन बमों के साथ एक और चीज शुरू हुई, वो हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम। ठीक है, क्योंकि ये जो बम जो इतने बड़े बड़े बना तो लिए, इनको डिलीवर करना, खाली बम बनाने से काम नहीं चलता है, बम को हमें गिराना भी है किसी के ऊपर। घर में तो रखना नहीं है, मैंने इंडिया में बम बना रखा है। अब इंडिया में मैंने बम तो बना रखा है, मैं क्या इंडिया में अपने घर में फेंकूंगा इस बम को? अपने घर तो फेंकूंगा नहीं। अच्छा, ये बम कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा बम है, कागज का खिलौना है, जाके हम छोड़ा है। अगर हवाई जहाज से ले जाते हैं तो पता चलेगा कि उसने मेरे हवाई जहाज को बम गिराने से पहले ही गिरा दिया, तो मेरा बम भी बेकार हो गया, हवाई जहाज भी बेकार हो गया। तो हमें जरूरत थी डिलीवरी सिस्टम की, कैसे इनको वहां तक पहुंचाया जाए जो हाई स्पीड पे जाता हो, हवाई जहाज से भी तेज चल सकता हो, बहुत वजन कैरी कर सकता हो, और जिसमें कोई इंसान ना हो। क्योंकि हवाई जहाज से जाएगा, फाइटर क्राफ्ट से जाएगा, तो क्या होगा, कोई उसे चला रहा है, वो उसकी जान खतरे में है, इतना वजन पता नहीं वो ले जा भी पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, उसकी स्पीड भी एक लिमिट के अंदर है। तो इस सब के लिए किसी चीज की जरूरत थी, तो क्या बनने लगे, मिसाइल्स बनने लगे, बड़ी संख्या में मिसाइल बनाने लगे हम लोगों ने। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, ऐसे मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से, यूएसएसआर ने छोड़ा 12-15 हजार किलोमीटर तक ये मिसाइल का फायर कर सकता है। मतलब यूएसएसआर से वो मिसाइल को फायर किया जाए तो शायद अमेरिका तक नहीं जा सकता शायद, परंतु एक बड़े डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो ऐसे मिसाइल्स की दौड़ शुरू हुई इस कोल्ड वॉर एरा में, और आपस में एक दूसरे के प्रति काफी कुछ और चीजें शुरू हुई। तो ये कोल्ड वॉर का दौर था 1950 से। वैसे क्योंकि कोई युद्ध, इस पूरे युद्ध समय में युद्ध के हालात तो बनते रहे, युद्ध की स्थितियां, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, युद्ध की स्थिति तो बनती रही, परंतु युद्ध एक्चुअली हुआ नहीं, और अगर युद्ध हो जाता तो वो भयंकर हो सकता था। तो ये कोल्ड वॉर का ऐसा, शीत युद्ध का ऐसा दौर था जब दोनों देश, दोनों जो लॉबीज थी वो एक दूसरे से टकराती रहती थी। इस टकराने के दौर के बाद लोगों को ये समझ आया कि ये जो हथियारों की दौड़ है ये खतरनाक है, इसको बंद करना चाहिए। इसी दौड़ को खत्म करने के लिए फिर बाद में आया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTBT,
डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट कि हमें अपने हथियारों को खत्म करना है, इसके लिए काम शुरू हुआ और काफ़ी चीज़ें हुई, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये हमारी अलग अलग ट्रीटीज हैं जिनकी हमें जानकारी हमारे पास है, हमने नोट्स में भी ये दी हुई है। तो ये वो कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर के समय के बाद विशेष कुछ घटना नहीं है, ठीक है। यहाँ के बाद आते हैं, कोल्ड वॉर के बाद आते हैं महत्वपूर्ण घटना जो वैश्विक पटल पर हुई, वो हुई 1990 से। 1990 आते आते तक जो ये कम्युनिस्ट लॉबी थी, यूएसएसआर था, अगर मैं इसे ऐसे कहूँ, जो यूएसएसआर था वो इंटरनल पॉलिटिकल रीजंस के कारण, कम्युनिज्म में अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कम्युनिज्म ऐसा नहीं है कम्युनिज्म में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें अपनी कुछ समस्याएं हैं। हम क्योंकि वो वैचारिक और पॉलिटिकल चर्चा है, कभी और ही करेंगे। तो इंटरनल इसके अंदर कुछ इश्यूज रहे, इंटरनली अनस्टेबल सिस्टम था कम्युनिज्म। तो ये यूएसएसआर अपने इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज के कारण धीरे धीरे कमजोर होने लगा और यहाँ ये बिखरने लगा, टूटने लगा, टूटने की कगार पर पहुंच गया। और शायद सन 1991 में, 91 या 93 में, मुझे ईयर ठीक नहीं याद आ रहा है, तो इस साल में ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। इसके अंदर जितने वो देश मैंने दिखाए थे, वो सारे देशों ने उसके खिलाफ वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने आप को उस सिस्टम से आज़ाद कर लिया। ये जो ये देश दिखाई दे रहे होंगे ना, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जितने देश थे, इन्होंने, जिनको हम सेंट्रल एशियन कंट्री भी बोलते हैं, सेंट्रल एशिया के देश भी बोलते हैं, ब्रेक अवे सेंट्रल एशिया कंट्री। तो इन देशों ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लिया कि हम जो है यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है। तो अल्टीमेटली जो ये सोच थी, ये जो अप्रोच थी, यूएसएसआर धीरे धीरे क्रम्बल करने लगा, टूटने लग गया। तो ये टूटा और इसके साथ में एक महत्वपूर्ण घटना हुई एक और, वो थी जर्मनी का यूनिफिकेशन। मैंने वर्ल्ड वॉर के समय आपसे ये चर्चा नहीं की कि जर्मनी का क्या हुआ था। 1945 में जब जर्मनी हार गया, हिटलर मारा गया, तो उस समय मई 1945 में दो सेनाएं जर्मनी की ओर दो अलग अलग फ्रंट से आगे बढ़ रही थी। मैं मैप दोबारा खोलता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ। इसमें शायद समझाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि छोटा है, फिर भी यहाँ पे देखो, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये देखो, ये है जर्मनी। सर आप थोड़ा जूम कर सकते हो सर, जूम इन कर लीजिए ये सर। इससे ज्यादा जूम होगा नहीं मुझे। अच्छा, मैं इसको ना डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। सर हम भी जूम आप कर लोग सकते जूम हैं, कर जो लीजिए, हम हो स्क्रीन जाएगा। पे स्क्रॉल करें। मैं जर्मनी का ही मैप खोलता हूँ। सर दिख रहा है। स्क्रीन पर जूम कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी जूम कर सकते हैं। सर लैपटॉप पर सर जूम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। लैपटॉप पे नहीं आएगा जूम करने का ऑप्शन, सही कह रहे हो। उतना तो दिख ही रहा होगा लैपटॉप। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 सेकंड दो, अभी ये हो जाएगा। भाई बेसिकली बहुत इंडिकेटिंग ज्यादा कुछ करके है नहीं। समझ सकते। अरे ये तो बहुत छोटा है, समझने के काफी है सर। एक्चुअली वो वर्ड मैप में ही ज्यादा अच्छा समझ आता है। ये जर्मनी, हाँ, ये 1945 वाला जर्मनी है। मुझे एक्चुअली जर्मनी का मैप देखने की इतनी आदत नहीं है, इतना आइडिया नहीं है। तो एनीवे शायद ये जर्मनी, हाँ सर ये रेड वाला जर्मनी है। नहीं, रेड वाला नहीं है, ये भी शायद जर्मनी का हिस्सा ही होगा। हम इसे छोड़ देते हैं, ये कंफ्यूज कर रहा है हमें। बेसिकली शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कौन कौन सी आर्मी कहाँ से एंटर कर रही थी, पर ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ये हमें कंफ्यूज कर देगा बहुत से लोगों को। मैं इसी पर दिखाने की कोशिश प्रीवियस वाले में ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा था। हाँ, ये ग्लोबल उसमें ही समझ आएगा। हमारा यहाँ पे समझाने का पॉइंट ये है कि यहाँ से
यहाँ तक जब 1945 में युद्ध हुआ, सर इसमें तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इंटरनेशनल मैप में ही देखो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, ठीक है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, डायरेक्शंस का है। 1945 में दो शक्तियां थी, एक्सिस एंड अलाइड। जर्मनी इन एक्सिस फोर्सेस का लीड करता था, अलाइड फोर्सेस जो है यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सबको रिप्रेजेंट करता था। अब 1945 आते आते जर्मनी जो है बहुत कमजोर हो गया, जर्मनी कमजोर पड़ता गया, हारता गया, और दोनों तरफ से, इधर से वेस्टर्न ये जो फोर्सेस थी यूएसए की फोर्सेस, जिसमें यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस थे, उनकी सेनाएं एंटर कर रही थी, और इधर से रशिया जो स्टालिन की लीडरशिप में, वो लगातार इधर तक आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये जर्मनी पर दोनों तरफ बढ़ रहे थे। जर्मनी का अगर बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक हिस्से पर यूएसए और ये जो इधर की फोर्सेस हैं ये एंटर कर गई, और ये इधर से रशिया पर रशिया पर यूएसएसआर की फोर्सेस एंटर कर गई। जो इसकी कैपिटल है बर्लिन, जहाँ पर हिटलर मौजूद था, तो बर्लिन के अंदर भी ये हुआ कि जब तक वो 1945 की कोई मई की डेट है, मुझे अभी 7 या 13 मई, तो उस डेट तक आते आते बर्लिन का कुछ हिस्सा, बर्लिन शहर का कुछ हिस्सा यूएसएसआर के कब्जे में चला गया था, और उसका कुछ हिस्सा यूएसए, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध खत्म हो रहा था, वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हार रहा था, यूएसए को और रशिया ये दोनों आपस में कॉम्पीट करने लग गए थे। बेशक ये एक साथ एक बैनर में लड़ रहे थे, परंतु यूएसएसआर का ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कम्युनिस्ट लॉबी में आए, और यूएसए का एफर्ट था कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कैपिटलिस्ट लॉबी में आए। तो जर्मनी जो है आधा आधा बट गया, इवन बर्लिन भी बट गया। जो बर्लिन शहर जो उसकी राजधानी थी वो भी आधा आधा बट गया, और जो हमारा जर्मनी है वो दो हिस्सों में बांट दिया गया। जब आजाद हुआ तो दो हिस्सों में, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, दोनों क्योंकि भागीदार थे, दोनों एक दूसरे को मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, जितना जर्मनी यूएसए के पास था या यूएसए इंग्लैंड के पास था उसका एक हिस्सा कर दिया गया, और जितना जर्मनी यूएसएसआर के पास था उसका दूसरा हिस्सा कर दिया गया। इधर के जर्मनी को बोल दिया गया वेस्ट जर्मनी, और इधर के जर्मनी को बोल दिया गया ईस्ट जर्मनी। और इसमें जो है बर्लिन शहर जो उसकी राजधानी था वो भी आधा आधा बांट दिया गया। ये बर्लिन शहर है, इस बर्लिन शहर को भी आधा आधा बांट दिया गया। कुछ बर्लिन शहर ईस्ट जर्मनी में चला गया, कुछ बर्लिन शहर वेस्ट जर्मनी में चला गया। और यहाँ पर क्योंकि ये एक देश था, यहाँ के लोगों के आपस में एक दूसरे से संबंध थे। दिल्ली के अंदर जैसे आप सोचिए, दिल्ली को कल बांट दिया जाए या किसी भी बड़े महानगर को कल बांट दिया जाए, तो मेरे आधे रिश्तेदार तो उधर चले जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग उधर रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, कुछ पूर्वी दिल्ली की साइड रहते हैं, कुछ वेस्टर्न दिल्ली में। अब वेस्टर्न दिल्ली के रिश्तेदार उधर ही रह गए, ईस्टर्न दिल्ली के रिश्तेदार इधर रह गए। हम अपने रिश्तेदारों से भी, जो हमारे रोज के दोस्त यार लोग मिलने जुलने वाले थे, उनसे भी हम कट गए। जो ईस्ट जर्मनी था वो कम्युनिस्ट लेड हो गया। फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आपको वापस ज्वाइन करूँगा। आप लोग थोड़ा सा म्यूट रखेंगे अपने आप को। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
हेलो 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 अभी ब्रेक है। सर अरे 1 मिनट ब्रेक का लिया है ब्रेक है सर क्या? ने, आवाज चुप रहिए प्लीज। वो क्या है, बनाए आवाज रखे नहीं आ सभी रही लोग। सर, सुनाई नहीं हेलो, ब्रेक है या फिर। हाँ जी हेलो चलिए सर, आ गए सर भाई। अब ठीक। शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी जो चर्चा कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये जर्मनी जो था, हाँ, जर्मनी को आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया गया क्योंकि कुछ जर्मनी का हिस्सा था, ये वो हिस्सा था, सॉरी ये वो हिस्सा था जिस पर रेड फोर्सेस, रेड कलर जो है कम्युनिज्म का होता है, ये रेड नहीं है वैसे, फिर भी मैं इसे समझाने के लिए, ये हिस्सा रेड हो गया, ठीक है। मतलब इस पर जो फौजें थी वो कम्युनिस्ट फोर्सेस का जो है यहाँ पर उनकी सेनाएं, यूएसएसआर की सेनाएं मौजूद थी, और बाकी हिस्से पर जो वेस्ट की सेनाएं, यूएसए की, इंग्लैंड की, फ्रांस की सेनाएं यहाँ पर इस हिस्से पर मौजूद थी, इसलिए इसको बांट दिया गया और ये एक आर्टिफिशियल डिवीजन जर्मनी का कर दिया गया, जिससे यहाँ के लोग, अच्छा, जो बाद में 1945 से लेके 1991 तक, 91 तक ये दोनों जो हिस्से थे इनका विकास भी अलग अलग हो गया, क्योंकि ये जो ईस्टर्न जर्मनी था ये कम्युनिस्ट था, यहाँ पर शासन कैसा बना, कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। वेस्टर्न जर्मनी कैसा हुआ, यहाँ पे कैपिटलिस्ट पूंजीवादी शासन स्थापित हुआ। दोनों पे जो शासन व्यवस्था हुई वो अलग अलग तरीके की हुई। इस अलग अलग शासन व्यवस्था के कारण दोनों का विकास भी अलग हुआ। वेस्टर्न जर्मनी यूएसए के और वेस्टर्न लॉबी के साथ था, और 1945 से लेकर अब तक हमने देखा कि जो कैपिटलिस्ट लॉबी थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनका डेवलपमेंट फार फास्टर, बहुत तेजी से हुआ और बेटर हुआ। और दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी का विकास उतना नहीं हो पाया, लेसर डेवलप्ड रह गया ये वाला जर्मनी। ईस्ट जर्मनी लेसर डेवलप्ड हो गया और वेस्ट जर्मनी बेटर डेवलप्ड हो गया। सन 1991 आते आते वहाँ के लोगों में, क्योंकि वो डिवीजन पूरी तरह से आर्टिफिशियल था, लोग दोनों तरफ सेम ही तरीके के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें ये डिवीजन नहीं चाहिए। उन्होंने इसको तोड़ने के लिए आंदोलन शुरू हुए और सन 1991 में फाइनली जो बर्लिन वॉल थी, बर्लिन वॉल यूज टू, मतलब उसका सिंबल बन गई थी जर्मनी के डिवीजन का, ठीक है, जर्मनी के डिवीजन का सिंबल थी बर्लिन वॉल। इसको सन 1991 में तोड़ दिया गया और जर्मनी वॉज यूनिफाइड। दोबारा जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए, और आज हम जिस जर्मनी को जानते हैं वो यूनिफाइड जर्मनी है। अब ये जर्मनी के खत्म होने से और रशिया के डिसइंटीग्रेशन से, अच्छा एक और चीज, चाइना की पॉलिसी, चाइना वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री बट 70s से ही, 76 या कब देंग आया था, तो उसके बाद से 70s से यहाँ पर एक बदलाव शुरू हुआ चाइना में। चाइना कम्युनिस्ट होते हुए भी उसने कैपिटलिस्ट पॉलिसीज अपनाई, लिमिटेड लेवल पर कैपिटलिज्म की पॉलिसी अपनाई। तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, सन 1991 आते आते चाइना ने एक अलग लाइन ली, वियतनाम एक देश था उसने अपनी अलग लाइन ली कि नहीं, हम जो यूएसएसआर का कम्युनिज्म है उसको नहीं मानते। तो यूएसएसआर धीरे धीरे अलग पड़ता गया और फाइनली यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट हो गया, ईस्ट जर्मनी यूनिफाई हो गया। तो ऐसे समय में आते आते जो कम्युनिज्म की सोच थी, जो एक समय में पूरी दुनिया पर जबरदस्त तरीके से छाई हुई थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टीज खत्म होने लगी, कम्युनिस्ट शासन खत्म होने लगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कम्युनिज्म खत्म हो गया। कई लोगों के अलग अलग तरीके के मत है, हम उन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं जाते, पर ये मानना कि कम्युनिज्म पूरी तरह से, क्योंकि कम्युनिज्म क्या है इसको समझना जरूरी है। पर आज भी जो सोशलिस्ट थॉट है, इस विचार में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ जानने लायक है, सब कुछ मानने लायक नहीं है, पर साम्यवादी विचार या समाजवादी विचार को जानना बहुत जरूरी है कि समाजवाद होता क्या है, समाजवादी सोच होती क्या है, समाजवादी सोच ने कैसे दुनिया को बदला।
कैसे हर चीज पर आज हमें हर चीज पर, हमारे लिटरेचर पर इसका प्रभाव है, हमारी मूवीज पर इसका प्रभाव है, हमारे देश के विकास पर इसका प्रभाव है, नौकरियों पर प्रभाव है, हर चीज पर हमें समाजवादी सोच का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है कि समाजवादी सोच क्या होती है। तो 1991 आते आते, ये 93 आते आते ये स्थिति बनी। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगला मोड़ आया 2001, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो अटैक हुआ, 9/11 जो अटैक था, उसने काफी कुछ हद तक हमारी दुनिया की उसको बदला। इसने क्या किया कि टेररिज्म, ठीक है, हम जो एशिया था या अल-कायदा, नहीं अल-कायदा ही था ना, क्या नाम था उसका, अल-कायदा था। यस सर, अल-कायदा। यस सर, अल-कायदा ही था। उसामा बिन लादेन। यस सर, हाँ जी, हाँ जी। मेरी मेमोरी मुझे ऐसा लग रहा है कम होती जा रही है। अच्छा, जो अल-कायदा था, अल-कायदा ने वर्ल्ड ट्रेड टावर, मतलब यूएसए को एक जबरदस्त टारगेट बनाया। यूएसए अपने आप को एक बहुत सिक्योर कंट्री मानता है, यूएसए अपने को एक प्रिविलेज कंट्री मानता है, एक हद तक है भी, क्योंकि एक तो वो कॉन्टिनेंटली आइसोलेटेड है, यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, और उसके पास अपना सिस्टम भी है, बाकी चीजें हैं, तो इसलिए वो बाकी दुनिया की पॉलिटिक्स से अपने को अलग मान के चलता है। परंतु इस वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक ने, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक ने ये दिखा दिया कि नहीं, वो भी बचा नहीं है, और ऐसे में उसको अपनी जो पॉलिसीज थी, विशेष रूप से टेररिज्म को लेकर, वो बदलनी पड़ी, अप्रोच बदलनी पड़ी। इस 2001 के डायनामिक्स ने बहुत कुछ को बदल दिया। तो एक ये महत्वपूर्ण घटना घटी है। एक महत्वपूर्ण घटना जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है WTO। WTO की स्थापना सन 1995 1 जनवरी को हुई थी, और इसने जो है पूरी दुनिया में ट्रेड को लिबरेट किया। जब 1945 के बाद विश्व युद्ध खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो अर्थव्यवस्था में भी इसने, ट्रेड पर भी इसका असर पड़ा। ट्रेड पर क्या असर पड़ा कि बहुत सारे छोटे छोटे देश जो पहले गुलाम देश होते थे एशिया के, बाद में फिर अफ्रीकन कंट्रीज 1960-70 के दशक में आज़ाद हुए, तो इन देशों ने, ज़्यादातर देशों ने एक पॉलिसी अपनाई कि हम अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, हमें अपने देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, और हम कम से कम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन, इसको पॉलिसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट को कम करना है, घटाना है इंपोर्ट को, और लोकली मैन्युफैक्चर करना है, जो कुछ इस्तेमाल करना है लोकली करिए, ताकि हमारा पैसा अपने देश से बाहर ना जाए। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी आई। इस पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हर देश में ट्रेड बैरियर्स खड़े कर दिए। हर देश ने ऐसी नीति अपनाई कि दूसरे देश का सामान हमारे यहाँ ना आए, और ये 1945 से लेके 1995 तक ये पॉलिसी थोड़ी थोड़ी रही। इसको फाइनल ब्लो दिया WTO ने, जिसने 1995 में ये करा कि नहीं, ठीक है, हमें ये ट्रेड बैरियर्स की जरूरत नहीं है, हर देश एक दूसरे के साथ व्यापार करे, ठीक है, हम व्यापार में एक दूसरे के साथ व्यापार के संबंध जैसे पहले से चले आ रहे थे, वो संबंधों को दोबारा से स्थापित करें। ये WTO ने महत्वपूर्ण काम किया। इससे पहले कई छोटी छोटी ट्रीटीज आ चुकी थी, पर एक ग्लोबल लेवल की ट्रीटी जो है WTO है। इसके अलावा कोई और महत्वपूर्ण घटना, हिस्टोरिकल घटना जो मैं भूल रहा हूँ, बड़ी हाईएस्ट लेवल की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया अब तक की वर्ल्ड हिस्ट्री का, कि इतिहास में आज तक हुआ क्या क्या है। तो ये हमारी दुनिया की कहानी है। इस कहानी के अलग अलग पक्ष हैं, इसका आर्थिक पक्ष है, इसका राजनीतिक पक्ष है, इसका मिलिट्री पक्ष है, और क्या, कोई भी पक्ष है, हर पक्ष को, इसका सांस्कृतिक पक्ष है, ये सारे पक्ष हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ सकता है, कोई हमसे कुछ
जानना चाहता हूँ। सर हेलो सर। हाँ बोलिए, एक एक का और चैट में भी अपना सवाल लिखिए। अच्छा एक सेकंड में एक मिनट और लेता हूँ, आप म्यूट कर रहा हूँ। देखिए क्लास के अंदर सवाल वही पूछे जाए जो कॉमन इंटरेस्ट के हो। जैसे एकेडमिक सवाल मुझे पसंद होंगे कि आप एकेडमिक सवाल पूछिए। जैसे पर्सनल कुछ इश्यूज होते हैं, किसी का कोई इशू है पर्सनल इशू, किसी का लॉगिन नहीं चल रहा, ये सारे इश्यूज आप क्लास में कोशिश करिए ना करें। अगर कलेक्टिवली कोई इशू हो रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पर्सनली आपके पास नंबर मैंने दिए हैं, ठीक है, आप उन नंबर पर एक मैसेज कर दीजिए साहब की ये दिक्कत है, इसका क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये वो पर्सनल नेचर के हैं, उसके लिए बाकियों का समय खराब ना हो। यहाँ पर जो सवाल हो या तो जनरल एकेडमिक कोई भी आप पूछना चाहते हैं, हमने जो पढ़ाया है उसको संबंधित, या कोई ऐसी चीज जो सभी स्टूडेंट्स को प्रभावित करती हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो परंतु सभी को प्रभावित करती हो, तो ऐसे सवाल आप यहाँ कोशिश करिएगा पूछने की। चलिए अब पूछते हैं, और अभी हम केवल चर्चा वर्ल्ड हिस्ट्री पर ही करेंगे, तो उससे संबंधित ही सवाल पूछेगा। सर 1991 में जब आपने बताया जर्मनी की बर्लिन वॉल को तोड़ दी गई, तो जो उसमें शासन था वो पूंजीवादी शासन था या फिर सर साम्यवादी शासन? मूलतः पूंजीवादी कह सकते हो, जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था ही रही बाद में। ईस्ट जर्मनी की जो, क्योंकि यहाँ तक आते आते, इसीलिए ये महत्व भी है इसका कि जो सन इन दो इवेंट हैं, दो सबसे बड़े इवेंट हैं, जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। इसका महत्व हमारे दुनिया के लिए ये है कि इसने फाइनली जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी थी, कम्युनिस्ट शासन था, उसको बड़ा धक्का दिया है, बहुत भारी चोट पहुंचाई है जर्मनी के यूनिफिकेशन, क्योंकि जर्मनी के यूनिफिकेशन ने ईस्ट जर्मनी को खत्म कर दिया जो एक बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था, और यूएसएसआर अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला। सर इसका कोई असर हमारे भारत पे हुआ? बहुत कुछ असर हुआ। ये ऐसे इवेंट है, ये क्योंकि वैचारिक इवेंट है, पूरी दुनिया में दो तरीके की नीतियां थी। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे पड़ा। जब ये यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था इंडिया का, सन 1990-91 जब तक यूएसएसआर था, तो हमारा ऑल टाइम फ्रेंड यूएसएसआर ही होता था। हमारी यूएसए से कभी पटी नहीं, हम यूएसए के साथ कभी खड़े नहीं हुए। हमारे यूएसए के साथ संबंध सन 2000 के बाद ही शुरू हुए। हमारे लोग यूएसए आते जाते रहे, पर हमारे यूएसए के साथ संबंध कभी खत्म नहीं हुए, और कभी अच्छे नहीं थे हमारे संबंध। Sir, but we are the part of non-aligned movement, and then how we are supporting USSR? ऐसा करते हैं, इस सवाल को रिजर्व कर लेते हैं जब हम नाम पढ़ेंगे, क्योंकि इस सवाल के जवाब को देने के लिए पहले मुझे नाम पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल से 2-3-4 क्लास बाद नाम आएगा। जब नाम आएगा ना, तब मुझे याद दिलाना, तब मैं आप पर इस पर चर्चा कर लूंगा। अगला सवाल। सर क्या हेलो सर। हेलो। हाँ जी पूछिए। क्या इंडिया ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में इनडायरेक्ट रूप से भाग लिया था या डायरेक्ट रूप से भाग लिया था? आप बताइए, इस सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ ऐसे क्लास में। सर बता दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने दोनों विश्व युद्ध में भाग लिया है, डायरेक्टली लिया है, ठीक है, डायरेक्टली लिया, क्योंकि हम इंग्लैंड के स्लेव, एक कॉलोनी कंट्री थे, हमारे ऊपर इंग्लैंड का शासन था, तो जो इंग्लैंड जो भी डिसीजन लेता था वो यहाँ फॉलो करना ही करना पड़ता था, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। तो आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी कहें, हम जो है हमने उसमें हिस्सा लिया। आपने इंडिया गेट देखा है? अभी नहीं देखा सर। तो देखी होगी। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने इंडिया गेट की फोटो ना देखी। सर देखा। जी देखिए। देखा है ना। अब ये बताओ इंडिया गेट क्यों बनाया गया?
इंडिया गेट अगर जाओगे तो उसके वॉल्स पे सोल्जर्स के नाम लिखे गए हैं जो उसमें कौन से शहीद। सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं उस पे? वर्ल्ड वॉर में जो लगभग 5000 सोल्जर वर्ल्ड वॉर 1 सर, वर्ल्ड वॉर 1 प्रथम में विश्व युद्ध के जो सोल्जर्स हैं उनकी मेमोरी में, जिनकी हत्या मतलब जो Yes, मारे sir. गए उस विश्व युद्ध में, उनकी मेमोरी में ये इंडिया गेट बनाया गया है, जिस पे हर साल वो परेड होती है ना। तो अगर हम उस इंडिया गेट को देखें तो इंडिया गेट इज लेगेसी ऑफ जो इंडिया गेट इज अ लेगेसी ऑफ दैट कॉलोनियल एरा। उसको इस तरह से देखा जा सकता है अगर कोई देखना चाहे तो। ठीक है, तो हमने दोनों विश्व युद्ध में सीधे भाग लिया था, हमारे बहुत सारे लोग भी उसमें मारे गए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का भी इवेंट आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। मैंने मतलब एक्चुअली बहुत बारीक चीजों में नहीं गया हूँ। आपने बोल, हाँ ठीक है, मैं इससे अभी कर लेता हूँ। मैंने क्यूबा का नाम लिया था, अगर आपने याद होगा तो मैंने क्यूबा को वो मैप में दिखाया था। छोटा सा कंट्री है, कैरिबियन कंट्री, वहां पर ये है, ये क्यूबा छोटा सा आइलैंड टाइप का कंट्री है, यूएसए के नीचे की तरफ है, कैरिबियन कंट्री है, छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। क्यूबा में जो शासन है, क्यूबा का जो शासन था वो कम्युनिस्ट शासन था, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के और यूएसएसआर सपोर्टिंग कंट्रीज थे। अब क्योंकि ये कम्युनिस्ट सपोर्टिंग कंट्री थे और यूएसएसआर इसके नजदीक था, तो मैंने एक और शब्द इस्तेमाल किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। जो हमारा मैप पे वापस जाता हूँ, वहां पर और अच्छे से पॉइंट को समझा पाऊंगा आपने जो बात रखी है। हाँ, ये जो हमारा मैप दिख रहा है, ये काले वाले को मैं मिटा नहीं, अच्छा इसमें लिखा भी हुआ है, अच्छा यहाँ आ गया, गुड। हमारा जो ये रशिया है, रशिया यूएसएसआर होता था बेसिकली उस समय पर, ये सारा यूएसएसआर होता था। जब ये यूएसएसआर था तो इसके लिए बड़ी परेशानी थी कि इसके पास बम तो थे, एटम बम तो इसने भी बना लिए, पर इसके लिए दिक्कत थी कि मेन दुश्मनी थी अमेरिका के साथ। अगर इसे अमेरिका बम फेंकना है तो कैसे फेंके? ये भारी मिसाइल चाहिए होगा। हाँ, नहीं मिसाइल भी ना बहुत बड़ा ये शायद इंटरकॉन्टिनेंटल इससे भी बड़ी रेंज का है। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यूएसए तक सर का स्पेस के थ्रू, उस समय स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस वाला काम इतना ज्यादा आगे नहीं था, और स्पेस में हम वो लॉन्च नहीं कर सकते, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं। इसके उलट अगर मैं देखूं, अगर यूएसए को अटैक करना है, यूएसएसआर पे, तो क्या करेगा? कंट्री को, उसके बड़े सारे यहाँ जर्मनी से, यहाँ बड़े सारे, ये सारे इसके दोस्त देश हैं, वो यहाँ से उठा के बम फेंक सकता है। उसको इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो किसी भी देश पे, मॉस्को पर, क्योंकि उसके ज्यादातर देश यूएसएसआर के यहाँ पर है, जो कैपिटल है मॉस्को है, वो सब इस क्षेत्र में है, तो उसके लिए बहुत आसान था यूएसए के लिए, क्योंकि ये सारे उसके खास दोस्त हैं। ये जैसा भी कहते हैं नाटो के अलाइज हैं ये सब। नाटो हम पढ़ेंगे कि नाटो क्या है, तो यहाँ पे नाटो की भूमिका आती है। तो ऐसे में यूएसएसआर के लिए एक बड़ा एडवांटेज हुआ क्यूबा। यहाँ कहीं क्यूबा होगा, ये छोटा सा क्यूबा है। ये जो क्यूबा जो था, क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री था और यूएसएसआर का अलाई था, सपोर्टर था। उसने क्या करा, क्यूबा में ऐसा यूएस का एलिगेशन था कि उसने अपने मिसाइल्स, यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स यहाँ डिप्लॉय कर दिए हैं क्यूबा में। अब क्यूबा से यूएस से 2 मिनट का काम है, बड़ा इजीली टारगेट किया जा सकता है। तो ये जो मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट था क्यूबा में, ये कहलाता है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जब डिप्लॉयमेंट की बात हुई कि वहां पर मिसाइल रख दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं, ये बात यूएसए के, मतलब अब ये कितनी सच है नहीं है, इसका कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम से कम मैं तो नहीं दे सकता, किसी के पास नहीं है। तो यहाँ बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई और हालात ऐसे बिगड़ गए, ये लगने लगा कि शायद युद्ध हो जाएगा,
अगर, क्योंकि अब यूएसए को वो खतरा महसूस होने लगा यूएसएसआर से कि कल ये यूएसएसआर, कल ये स्टालिन या उसके बाद का जो उसका सक्सेसर था, वो अगर अभी चाहे तो वो यूएसए पे अटैक कर सकता है। तो ऐसे में यूएसए ने काफी स्ट्रांगली रेजिस्ट किया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। और ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में ये एक समय ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि ऐसा लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 शायद शुरू हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं। यही था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। कोई और सवाल? सर जैसे सर, कोरिया वॉर एक था और जो क्वेश्चन वो है मेरा। वर्ल्ड हिस्ट्री से अलग होगा। शीतल, अभी दूसरे किसी और का सवाल भी ले लेते हैं। हाँ जी, जो कोरिया वॉर है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री से अलग होगा या किसी के कोरिया साथ? वॉर वर्ल्ड, देखो ऐसे दुनिया में बहुत छोटे छोटे युद्ध हुए हैं। वियतनाम वॉर तो काफी इम्पैक्टफुल वॉर भी है। फिर इजराइल के अंदर कई सारे वॉर हुए, इंडिया पाकिस्तान का हुआ, बहुत सारे वॉर पूरे दुनिया में हुए हैं। पर जिन युद्धों की एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, ये युद्ध नहीं है, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। इनका एक महत्व है, वैश्विक महत्व है कि पूरी दुनिया की जो नीति है उस पर इन्होंने असर डाला। तो हमने जो अभी चर्चा करी है पिछले 200 साल की, केवल उन पॉइंट्स की चर्चा की है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे के अंदर पढ़ लें, ऐसा नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। ये समय का इतिहास पढ़ना अपने आप में रिसर्च का काम है। पर मैंने जैसा कहा था, हमें रिसर्चर नहीं बनना, हमें बेसिक पता होना चाहिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यों हुआ, अगर आपने कोरियन वॉर का है, आपको पता होना चाहिए कोरियन वॉर क्यों हुआ। आपको कोरियन वॉर की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल का फॉर्मेशन हुआ तो कौन कौन से युद्ध हुए, एक 7 डेज युद्ध था, वो वाला क्या था, ऐसे कई सारे युद्ध हैं, वो हमें जानने चाहिए पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर। हमने जो इन 1 घंटे में बात की वो उन बातों की है जो हमारे, जिससे हमारे दुनिया की, नॉट देश की, पूरी दुनिया की नीति निर्धारित हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित हुई है। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ ले अब, क्योंकि आज नया टॉपिक शुरू करने का अभी वो नहीं है। हेलो जी पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलिए। सर। मॉर्निंग। मैडम को बोलने देते हैं, लेडीज। कौन बोल रही है? सर मेरा नाम सुधा है। सुधा बोलिए। सर वर्ल्ड वॉर से आम जनता पर क्या इफेक्ट पड़ा था? आम जनता पे क्या असर था बताता हूँ। आम जनता पे नहीं, वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया पे असर पड़ा है। आम जनता उससे खैर बाहर जा नहीं सकती है, हर चीज पर आम जन पर फर्क पड़ा है। नंबर 1, मैंने जैसे कहा, आज हम आजाद हैं, आज हम एक फ्री कंट्री हैं, है ना। अभी 2 दिन बाद हम अपना झंडा फहराएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अगर मान लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 ना हुआ होता, सर वर्ल्ड वॉर 2 है कारण, तो क्या हम ये झंडा फहरा रहे होते? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा। बहुत मुमकिन है कि नहीं फहरा रहे होते। हमारी आजादी का एक मूल कारण था कि इंग्लैंड को ये रियलाइज हो गया था, एक तो वो वॉर के अंदर इतना ज्यादा वीक हो गया और वहां के लोग, वहां की सेना उसके खिलाफ विरोध कर रही थी, खुला विरोध कर रही थी। यहाँ पर RIN, रॉयल जो नेवी है, उसने विरोध कर दिया, उसके अंदर बगावत हो गई। फौज के अंदर बगावत होना किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। अगर फौज बगावत करने लगेगी तो किसी भी दिन उस राजा को टक करके खत्म कर देगी, 1 सेकंड में खत्म कर देगी। तो अगर फौज बगावत करने लग जाए, रेबल हो जाए, तो समझो आपका शासन समाप्त है। तो इंग्लैंड को ये बात रियलाइज हो गई थी, नॉट फॉर इंडिया, पूरी दुनिया के, मतलब जितने उसके कंट्रीज थे, कि अब शायद वो शासन नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, तो फ्रीडम हो गई। तो आज हम जो झंडा फहराएंगे वो इसलिए फहराएंगे कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। हमारी दुनिया में
जो समाजवाद का एक विचार है, मतलब ये उससे पहले ही शुरू हो गया था, पर जो समाजवादी विचार है वो कहीं ना कहीं इन दोनों विश्व युद्धों से जुड़ा हुआ है। या एक को और थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिकली कहूँ, आज हम युद्ध की बात नहीं करते हैं कि आज हम युद्ध की बात कि चलो यार उस पर हमला कर देते हैं, इस पर हमला कर देते हैं, भारत को पाकिस्तान करते हैं, कुछ लोग अब भी उस चीज में रहते हैं। मेजॉरिटी लोग, जो भी समझदार लोग हैं दुनिया के लोग, जरा सा आप इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हो गई, ठीक है, इंडिया चाइना की टेंशन हुई, पूरी दुनिया इंटरफेयर करने के लिए कूद पड़ेगी। अमेरिका भी आ जाएगा, यूरोप भी आ जाएगा कि नहीं नहीं भाई लड़ो मत, लड़ाई मत करो। क्यों आ जाती है वो? क्योंकि उनको पता है कि अभी ये लड़ रहे हैं आपस में, पाकिस्तान 4 दोस्त अपने बुला लाएगा, इंडिया 4 दोस्त अपने बुला लाएगा, और ये युद्ध कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। तो ये जो युद्ध का रियलाइजेशन है, पीस का रियलाइजेशन है, वो यहीं से हुआ कि ये दोनों विश्व युद्ध ने हमें बहुत गहरा पाठ पढ़ाया कि भैया युद्ध मत करो, शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो सब कुछ तबाह कर। चलिए अगला कोई सवाल। सर मुझे ये पूछना था कि कल आपने जैसे बोला था ना ले लेता हूँ किसी का, कोई हमारे जो मेल फ्रेंड है उनकी वॉइस आ रही थी, मैंने रोक दिया था, तो आप आखिरी सवाल पूछ लें फिर सर यूएसएस का पूछिए अपना सवाल। यूएसएसआर का सर इंटीग्रेशन जो हुआ वो सर 1936 में हुआ था क्या? 1936? यस सर। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन यस सर। किसने कहा आपको? 1991 में हुआ था। हाँ 1991 में हुआ था डिसइंटीग्रेशन। पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेस्टोरिका। क्या चीज? सर इसी पॉलिसी के साथ हुआ था ना, एक पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेस्टोरिका। मुझे नहीं आइडिया इसका, मुझे देखना पड़ेगा। सर यूएसएसआर और यूएसए और टेररिज्म को हम अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख सकते हैं, अगर चारों को कोरिलेट करें? एक्चुअली अफगानिस्तान का सवाल बहुत पुराना है, आखिरी सवाल है, और यहीं पर मैं चर्चा आज खत्म कर दूंगा। इससे भी पहले अगर एक्चुअली अफगानिस्तान का जो सवाल है वो पुराना सवाल है, अब से भी पुराना सवाल है। ये सवाल एक्चुअली अफगानिस्तान की जो लड़ाई है, अफगानिस्तान की लड़ाई जो है जब अंग्रेज भारत में आए तभी से शुरू हो गई थी। 1850-60 के आसपास ही ये झगड़ा यहाँ शुरू हो गया था। इशू था, वर्ल्ड मैप खोलते हैं, जो ये अफगानिस्तान को लेके लड़ाई है हमारी, मतलब अफगानिस्तान को लेके जो झगड़ा है वो क्या है? ये है अफगानिस्तान, ठीक है, ये हमारा रशियन एम्पायर, आर का हिस्टोरिकल टाइम में जा रहा हूँ, 19 सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज, मुझे भागना भी होगा जल्दी। अब मुझे बोलोगे ना जब आपको मतलब ऐसा बोलना है, मैं आपको एक लिस्ट निकाल दूं क्या मोबाइल पे? भाई देखो अपने माइक्रोफोन का सभी लोग ध्यान करें, अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो किसी को रिमूव करने से फिर परेशानी होगी। तो हमारा जो ये एरिया है जार का एरिया, जब जार का शासन होता था और इंडिया में अंग्रेजों ने अपना शासन बना लिया था, तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि भारत इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा असेट था। रशिया इंग्लैंड के लिए पैसे का एक मूल साधन था इंडिया, और वो किसी भी कीमत पे इसको खोना नहीं चाहता था। इंडिया के अंदर हम नेचुरली देखें तो एक नेचुरल बैरियर है, इधर हिमालयाज, ये हिमालय एक नेचुरल बैरियर है, बाकी सारी जगह पे ये समंदर नेचुरल बैरियर है, कोई बिना इसको पार किए नहीं कर सकता। और इंग्लैंड की पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तो उसको एक ही डर था, अफगानिस्तान में कुछ दर्रे हैं, ठीक है, खैबर पास, एक 2-3 दर्रे हैं जहां से लोग आ सकते हैं इंडिया में। तो ये रशिया से उसको एक डर था कि यहाँ से लोग घुस सकते हैं, यहाँ का जो राजा है वो इंडिया पर अटैक कर सकता है। तो इस डर को काउंटर करने के लिए उसने इंडो अफगान वॉर किया, अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया, और अफगानिस्तान को वो एक बफर टेरिटरी बना के रखना चाहता था, बफर टेरिटरी। तो बफर टेरिटरी मतलब कि यहाँ पर कोई अलग शासन रहे, पहले अगर घुसना है तो पहले अफगानिस्तान से लड़ो फिर इंडिया में आओ।
तो ये बफर टेरिटरी वो बनाना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश की, पर वो अफगान वॉर में हारा भी। उसके बाद अफगान अपने आप इंडिपेंडेंट रहा। अफगान बहुत मुश्किल टेरेन है अफगानिस्तान। और उसके बाद जब इंग्लैंड ने विड्रॉ किया तब यहाँ पर जो यूएसएसआर बन गया आजाद उसके बाद में 45 के बाद में, तो यूएसएसआर ने यहाँ एंटर करने की कोशिश की अफगानिस्तान में। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए अफगानिस्तान में घुसा। उसने कहा कि नहीं, हमें जो है यूएसएसआर को रोक के रखना है। उसने यहाँ रोका और उसके बाद में ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। यहाँ पर तालिबान शासन लागू हो गया जो आज भी है। और इस तालिबान को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने कोशिश की, पर वहाँ के टेरेन के कारण वहाँ कोई सफलता हाथ किसी को नहीं लगी है। इनमें से किसी को 200 साल से इंग्लैंड नहीं जीत पाया, रशिया इसको नहीं जीत पाया और अभी यूएसए नहीं जीत पाया। तो अभी भी वहाँ पर जो यथास्थिति है वो कायम है और इसका बड़ा इम्पैक्ट है। किसी दिन, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, किसी दिन जब हम तालिबान, क्योंकि अब तालिबान एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम करते हैं यहीं समाप्त। हम लोग कल जो है इसी समय पर वापस मिलेंगे। आप सभी को बस लास्ट क्वेश्चन ये था कि नहीं, अब मैं कोई सवाल नहीं ले पाऊंगा। ऑलरेडी आई एम ओवरड्यू, मुझे अपना भागना होता है 9:30 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर।